हेलो गाइस, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। आज हम बात करते हैं आर्टिकल 13 की। तो आर्टिकल 13 को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसा आप देख ही रहे हैं कि उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 कहता है संविधान पूर्व विधियाँ, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात करता है। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 संविधान उत्तर विधि मीन्स पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है। आर्टिकल 13(3) विधि का अर्थ मीनिंग ऑफ लॉ बताता है। और आर्टिकल 13(4) 13 और 368 का संबंध मीन्स रिलेशन बिटवीन 13 एंड 368 बताता है। स्लाइड में आप देख भी रहे हैं। 13 क्या कहता है? लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ FR शेल बी वॉइड। यहाँ से डॉक्ट्राइन निकलता है, हम उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड, किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड बनाने की, अगर वो आर्टिकल 13 के अंदर पार्ट 3 को वायलेट कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को 32 में आर्टिकल और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 में पावर देता है कि उस लॉ को आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। अब बात आती है आर्टिकल 13(1) की। वो कहता है बिफोर इंडिपेंडेंस लॉ एग्जिटिंग इनकंसिस्टेंट विद FR मीन्स फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 13(2) क्या कहता है? आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक। आर्टिकल 13 का 3 क्या कहता है? क्लॉज डेफिनेशन ऑफ लॉ। और 4th क्लॉज क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड इज नॉट अ लॉ। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखते हैं आराम से कि आर्टिकल 13(1) क्या कहता है। ऑल लॉज इन फोर्स in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, in so far as they are inconsistent with the provision of the part, shall to the extent of such inconsistency be void। ठीक। इसमें दो चीज़ आती है निकल कर सॉरी। पहला कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इनकंसिस्टेंट विद FR इज void। जैसा हमने पढ़ा है कि आर्टिकल 13(1) किसकी बात करता है कि जो पूर्व विधि संविधान मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले जितनी भी विधियां थी, अगर उनमें से कोई ऐसी विधि हम ले रहे हैं और उनमें कहीं ना कहीं अगर हमें दिख रहा है कि ये फंडामेंटल लॉ का वायलेशन, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रही है, तो वो टू द एक्सटेंड ऑफ सच इनकन्सिस्टेंसी, ये वर्ड इसमें जो ये लाइन दी हुई है ये इस लाइन पर पूरा बेस्ड है। टू द एक्सटेंड ऑफ सच इनकन्सिस्टेंसी, वहाँ तक मतलब उस मात्रा तक, उल्लंघन की मात्रा तक वो वॉइड होगा। नॉट वॉइड एब इनिशियो मतलब प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जानना कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था वो प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट के साथ ही लागू हुआ था, रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट नहीं है इसका। तो आगे हम जैसे देख रहे हैं कि इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत है। अब इस बात को समझिए आप कि मान लिया अगर किसी ने 26 जनवरी 1950 से पहले कोई क्राइम किया है, तो उसका ट्रायल उसी के अकॉर्डिंग, जो 26 जनवरी 1950 से पहले जो लॉ चल रहा था, जो प्रोसीजर चल रहा था, उसके अकॉर्डिंगली ही चलेगा। वो बाद में 26 जनवरी 1950 के टाइम से, वो उस दिन से या उसके बाद से वो ये नहीं कह सकता कि मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे तो अब इस लॉ में ये फेवर मिला है तो मुझे ये चाहिए। नहीं, जो उसका प्रोविज़न था उस दिन से पहले तक जितनी भी ट्रायल जैसे चल रहे थे वो ट्रायल वैसे ही चलेंगे। ये जो बात लागू होती है ये 26 जनवरी 1950 से ही लागू होगी। मतलब अगर 26 जनवरी 1950 से कोई केस ऐसा आता है तो वो उसी के अकॉर्डिंगली चलेगा जैसा कि अब प्रावधान किया गया है। क्लियर? आगे चलते हैं। ये देखिए, इसका प्रभाव भविष्यलक्षी है, भूतलक्षी नहीं। उस दिन से प्रभावी होता है जिस दिन से संविधान लागू होगा।
हुआ। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि संविधान पूर्व मामलों पर संविधान पूर्व विधियां ही लागू होंगी, मतलब जो प्री लॉज बने हुए थे वो उसी पर लागू होंगे, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद बने हैं उनका इफेक्ट इन पर पड़ेगा, ना कि पहले वाले पर। आगे चलते हैं। अब आता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आर्टिकल 13 जो है वो हमें जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन की पावर देती है। जुडिशियल रिव्यू इस आर्टिकल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वो क्या कहता है? जुडिशियल रिव्यू से मतलब है कि अगर कोई भी लॉ पार्लियामेंट ऐसा बनाती है जो हमारे पार्ट 3 बेसिक स्ट्रक्चर का, जो हमारा जुडिशियल रिव्यू के तहत जो बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया है उसका वायलेशन करता है, तो जैसा हमने पीछे स्लाइड में देखा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 में पावर है कि वो इस पावर को यूज़ कर कर, जुडिशियल रिव्यू की पावर को यूज़ कर कर उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। अब इसके लिए एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि 2014 में पार्लियामेंट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया था, और इसको उन्होंने 31 दिसंबर 2014 को पास कर दिया था। ये उस दिन से इन्फोर्स हो गया था। इसमें जो ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था, इसमें ये प्रावधान किया गया था कि जो जजेस के अपॉइंटमेंट होने हैं वो पहले कॉलेजियम सिस्टम के तहत होते थे। ये सब हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जब पढ़ेंगे हम तब डिस्कस करेंगे, तो डीप में अभी आप समझ लीजिए सिर्फ। तो वो सब कॉलेजियम सिस्टम के तहत होते थे। अब उन्होंने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाकर ये तय किया कि अब जितने भी जजेस के अपॉइंटमेंट होंगे, जितनी भी जजेस की नियुक्तियां होंगी वो इस कमीशन के अंडर होंगी। उन्होंने बना दिया। अब क्या होता है, 31 दिसंबर 2014 को ये पारित भी हो जाता है, लेकिन 16 अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, और उन्होंने कहा कि हम उसी कॉलेजियम सिस्टम को फॉलो करेंगे जो पहले से चला आ रहा है। तो उन्होंने जो ये लॉ बनाया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसको उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, और इसके आगे पार्लियामेंट भी हेल्पलेस हो गई थी। पार्लियामेंट भी इसके आगे कुछ नहीं कर पाई। जुडिशियल रिव्यू की पावर, कोर्ट के पास एक ऐसी पावर है कि अगर वो इसका इस्तेमाल करती है तो पार्लियामेंट भी इसके आगे हेल्पलेस हो जाती है, वो कुछ नहीं कर पाती। अब इसमें एक बात आती है कि जो ये जुडिशियल रिव्यू की पावर है ये सबसे पहले अमेरिका से के एक केस से निकल के आया था, अगर हम देखते हैं, और उस केस का नाम था मार्बरी वर्सेस मेडिसन। वहाँ से उसमें ये जुडिशियल रिव्यू की पावर यूज़ की गई थी सबसे पहले। लेकिन अगर हम बात करें अपने इंडिया की तो ये हमें किसी केस से नहीं मिलता, आर्टिकल 13 में ही ये हमें प्रोवाइड की गई है। क्लियर? वहाँ उनके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, वो एक केस से निकल के आया, लेकिन हमारे यहाँ ऑटोमेटिकली ये आर्टिकल में प्रोवाइड की गई है। यहाँ तक आपको क्लियर है? इसमें एक केस आता है केशवानंद भारती का। केशवानंद भारती 1973, उसमें ये कहा था कि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास 32 में और हाई कोर्ट के पास 226 में, ये बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब बेसिक स्ट्रक्चर से क्या मतलब है यहाँ पर कि किसी प्रोविज़न को अगर कोर्ट बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करती है तो पार्लियामेंट द्वारा उसके वायलेशन में कोई भी लॉ नहीं बनाया जाएगा। क्लियर? मतलब वो कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जिससे ये बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय हो या इसका कोई भी वायलेशन हो, वो उसे किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा अगर उसको बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया कोर्ट ने तो। और ये बात कही थी केशवानंद भारती 1973 में कि जुडिशियल रिव्यू की पावर
सुप्रीम कोर्ट को 32 में आर्टिकल और हाई कोर्ट को 226 आर्टिकल में बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। क्लियर। अब हम इसमें देखते हैं, टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करता है ये। आर्टिकल 13 हैज़ एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, मैंने आपको बता ही दिया है सारा। गिव्स सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स the authority to interrupt the pre-constitutional as well as the post-constitutional law and decide whether they are in sync with constitution. Clear? एक बार इसको हम हिंदी में भी देख लेते हैं। संसद या विधानमंडल यदि मूल अधिकारों को सीमित या नष्ट करने वाली कोई विधि बनाते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उस विधि को अवैध घोषित कर सकते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू की वास्तविक शक्ति न्यायपालिका को इस अनुच्छेद से प्राप्त है। मैंने आपको बताया ना कि यूएसए में कहाँ से आई थी, एक केस से, और यहाँ किससे मिल रही है हमें, इस आर्टिकल में। अब बात करते हैं आर्टिकल 13(2) की। आर्टिकल 13(2) क्या कहता है? द स्टेट शेल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक अवे और अब्रिजेस द राइट conferred by this part and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void। मतलब कि अब इस संविधान के लागू होने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद से स्टेट कोई भी ऐसी लॉ नहीं बनाएगा जो इस आर्टिकल से या फंडामेंटल राइट से कॉन्ट्रविंग करेगी, और जिस हद तक वो टकराएगी उस हद तक वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। क्लियर। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मेड बाय लेजिस्लेशन और एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज वॉइड इफ दे कॉन्ट्रवेंस एनी ऑफ द FRs। मैंने बता ही दिया आपको कि अगर वो किसी भी तरह से कॉन्ट्रविंग करेंगे तो वो वहाँ तक नल एंड वॉइड हो जाएगी, फंडामेंटल राइट्स का अगर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है इसमें? वॉइड टू एक्सटेंड ऑफ द कॉन्ट्रवेंशन, जहाँ तक उल्लंघन करेगी। क्लियर। अब ये कहता है वॉइड एब इनिशियो। दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1959 सुप्रीम कोर्ट का केस आया था। Whether constitutional amend act include in term law in Shankari Prasad case versus Union of India, Sajjan Singh case Sajjan Singh versus State of Rajasthan, held constitutional amendment act is not a law, so parliament can amend any FR by constitutional legislative power। अब ये क्या कहता है यहाँ, हमें थोड़ा सा इस चीज़ को मैं अभी थोड़ा सा आपको आगे समझाऊंगी जब हम वो पढ़ेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स पढ़ेंगे, तब मैं इस चीज़ को आपको आगे और समझाऊंगी। क्लियर। आगे चलते हैं। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। क्लियर। आर्टिकल 13(3) क्या कहता है? आर्टिकल 13(3) में लॉ की पावर दी हुई है। इन दिस आर्टिकल अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स ए लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, सभी अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, आदेश, ऑर्डर्स, उपविधियाँ, बाय लॉ, नियम, रूल्स, विनियम, रेगुलेशंस, अधिसूचनाएं, नोटिफिकेशन, रूढ़ी, कस्टम्स और प्रथा, यूजेस अनुच्छेद 13 के संदर्भ में विधि के अंतर्गत समाविष्ट हैं। क्लियर। लॉ इन फोर्स includes law passed or made by legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed, notwithstanding that any such law and any part thereof may not be then in operation either at all or in particular areas। Inclusive definition of law। ठीक।
लॉ इन फोर्स से क्या मतलब है, जो इन्फोर्स्ड है, अब जो एनफोर्स्ड हुए हुए हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 13(4) की बात करते हैं। 13(4) क्या कहता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। 368 के अंदर किया गया कोई भी अमेंडमेंट इस आर्टिकल के ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा। क्लियर। ये कब जोड़ा गया, 24th अमेंड एक्ट 1971 के द्वारा। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अमेंडमेंट क्या है, ओवरकम द डिसीजन इन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू कर्टेल द एफआर्स। ठीक है, ओवरकम करने के लिए 24th अमेंड किया गया था गोलकनाथ के केस को। गोलकनाथ का मामला था 1967 का। 13(2) के आधार पर न्यायालय संविधान संशोधन का भी पुनर्विलोकन कर सकता है, और यदि इनमें मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, यदि ये मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं तो उन्हें शून्य घोषित कर सकता है। 13(4) मूल संविधान में नहीं था, इसे 24वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। क्या कह रहा है ये, 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान के संशोधन पर लागू नहीं होगी। ये बात केशवानंद भारती ने वैध घोषित करी थी। केशवानंद भारती के केस से ही हम इससे पहले ही हमने क्या किया था, 24th अमेंड एक्ट लागू किया था। अब बात आती है कि इसमें डॉक्ट्राइन कौन कौन से आते हैं। तो इसमें डॉक्ट्राइन आता है, पहला डॉक्ट्राइन है पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ सर्वरेबिलिटी। दूसरा है ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। और तीसरा है अधित्याग का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर। क्या कहता है, अब बात करते हैं पहले डॉक्ट्राइन ऑफ सर्वरेबिलिटी। रूल ऑफ सर्वरेबिलिटी, if offending provision can be separated from that which is constitutional, then only that part which is offending is to be declared as void and not the entire statutes। यदि किसी अधिनियम का असंवैधानिक भाग ऐसा है जिसे अधिनियम की मूल उद्देश्य अर्थात विधानमंडल के आशय को समाप्त किए बिना अलग किया जा सकता है, तो केवल मूल अधिकारों को के असंगत भाग को ही शून्य किया जाना चाहिए, पूरे अधिनियम को नहीं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में हमने पढ़ा था कि उस मात्रा तक, मतलब उल्लंघन की मात्रा तक हम उन्हें क्या करेंगे, शून्य घोषित करेंगे। तो ये उसी की बात कर रहा है, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल की ही बात कर रहा है। अगला पॉइंट इसमें क्या कहता है, इफ प्रोविजन इज सो इंटरवोवन इन द स्टैट्यूट दैट इन इट्स एब्सेंस द होल स्टैट्यूट विल कोलैप्स, देन होल स्टैट्यूट विल बी डिक्लेयर्ड वॉइड। भाई ये बात किस में कही, A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस था, उसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट विदाउट सेक्शन 14 इज वैलिड। अब मैं बात बताती हूँ इसमें क्या हुआ। इसमें केस आया कि भाई पहले तो ये समझ लीजिए कि सर्वरेबिलिटी है क्या। सर्वरेबिलिटी कहता है कि अगर कोई भी एक्ट ऐसा है कि उसका एक अवैध भाग उसके शेष भाग से बिना विधानमंडल के आशय को या मूल उद्देश्य को समाप्त किए बिना अलग किया जा सकता है। भाई कोई चीज़ है, अगर आपको लग रहा है कि आपने कोई चीज़ लिखी है, उसमें एक लाइन आपकी गलत हो गई, ठीक है, तो आप उसको एडिट कर सकते हो। पूरा आपका जो नोट लिखा हुआ उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है क्या? नहीं। तो अगर हमारा काम चल सकता है कि हम एक पार्ट को उसके निकाल दें और बाकी पूरा का पूरा सही है, तो उस एक पार्ट को निकाल दिया जाएगा, बाकी ओवरऑल वैसा ही बना रहेगा जैसा वो था। बम्बई राज्य बलसारा का केस है, इसमें देख भी रहे हैं आप नीचे। इसमें कहा था कि जो प्रोविजन ऑफ बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 was declared void
डिडंट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द एंटायर एक्ट। भाई उन्होंने कहा कि जो इतना एक्ट है 1949 के, जो कुछ उपबंध हैं, जो कुछ प्रोविजंस हैं, अगर वो वॉइड डिक्लेयर हो रहे हैं, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, तो उतनों को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया और बाकी पूरा जो एक्ट है उसको जूका त्यों ऐसे ही रहने दिया, वो वैलिड ही बना रहा। क्लियर। अब बात करते हैं इसमें हम डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। एप्लीकेबल टू प्री एग्जिस्टिंग लॉ ओनली। जो प्री एग्जिस्टिंग लॉ है उन्हीं पर ये अप्लाई होता है। ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि डॉक्ट्राइन ऑफ सवरेबिलिटी में एक और केस है, इम्पॉर्टेंट केस है। बम्बई राज्य बलसारा का तो केस है ही, इससे पहले A.K. गोपालन का केस भी आ गया। अब इसमें एक केस आता है कि होतो होलोहान वर्सेस जाचिलू, 1993 का केस है ये, सुप्रीम कोर्ट का, कि होतो होलोहान वर्सेस जाचिलू। इसमें क्या था कि जो हमारा 10th शेड्यूल है उसका 7th पैरा, कोर्ट ने उसमें कुछ दल बदल अधिनियम का दिया हुआ था कि दल बदलने के बारे में कुछ उसमें प्रोविज़न थे, तो उस 10th शेड्यूल के पैरा 7 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया। लेकिन कोर्ट ने कहा कि उसे निकाल देने से पूरे अधिनियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। बाकी जो बचा हुआ एक्ट है उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल पैरा 7 उन्होंने वॉइड कर दिया। ठीक है। 10th शेड्यूल के, कि होतो होलोहान वर्सेस जाचिलू। क्लियर। अब आगे चलते हैं। आगे हम एक्लिप्स पढ़ रहे थे। सेकंड पॉइंट कहता है इसका, एन एग्जिटिंग लॉ विच वायलेट्स फंडामेंटल राइट इज नॉट डेड और void per se but only become unenforceable। दूसरा पॉइंट कहता है, इट इज overshadowed or eclipsed by the FR and remains dormant but it is not dead, maybe after an amendment it become active। अब इसको समझिए आप। ये कहता है कि संविधान पूर्व विधियां मूल अधिकारों से असंगत होने के कारण पूर्णतः नष्ट नहीं होती, बल्कि ग्रहण लगने के कारण ढक जाती हैं, जिसका अर्थ है पहला कि संविधान पूर्व मामलों पर उनका प्रयोग वैध बना रहता है, जबकि संविधान पश्चात मूल अधिकारों से असंगत होने पर ग्रहण लग जाता है। दूसरा, यदि किसी मौलिक अधिकार में संशोधन होकर कोई संविधान पूर्व विधि उसके अनुकूल हो जाती है तो ग्रहण हट जाएगा और विधि पुनः प्रवर्तन योग्य यानी कि इन्फोर्सेबल बन जाएगी। अब समझिए आप इस बात को। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि एक्लिप्स का मतलब क्या होता है, ग्रहण, मतलब किसी चीज़ के ऊपर आना, ढक जाना। ग्रहण तभी तो पड़ता है जब कोई एक चीज़, भाई या तो चंद्रमा ढकेगा या पृथ्वी ढकेगी, तभी तो ग्रहण पड़ेगा। तो अब क्या होता है कि कोई भी ऐसी विधि है जो लगती है कि हाँ भाई ये ऐसा लॉ है जिसको फंडामेंटल राइट जो वायलेट हो रहे हैं जिससे, तो वो उसको क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए उसे सस्पेंड कर देंगे, उसे डोरमेंट कर देंगे, मतलब वो बेहोश हो जाएगा। ये नहीं कि वो मर ही जाएगा, वो सिर्फ उतने टाइम तक के लिए उसको कवर कर देगा जब तक उसको ये लगेगा कि हाँ इसका जो ये इफ़ेक्ट है ये है। जब लगेगा कि इफ़ेक्ट नहीं है और फंडामेंटल राइट्स का उसके ऊपर से एक्लिप्स हटेगा, वो वापस से इन्फोर्स्ड हो जाएगी। इसके लिए केस आया था भीकाजी का। भीकाजी के केस से ही डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स निकला है, ये आप ध्यान रखना। भीकाजी वर्सेस MP स्टेट, 1955 का केस है ये। इसमें यही बात बोली थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई अगर कोई संशोधन के परिणाम स्वरूप मृत प्राय विधि पुनः सजीव हो उठी है, क्योंकि संशोधन ने उस पर से मूल अधिकारों के आच्छादन को हटा लिया और विधि को सभी दोषों एवं अयोग्यताओं से निर्मुक्त कर दिया।
ऐसी विधियां केवल कुछ समय के लिए मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाती हैं, मतलब सस्पेंड हो जाती है, क्लिप्स हो जाती हैं, किंतु जैसे ही उस पर से आच्छादन हटा लिया जाता है वो सजीव हो उठती हैं और वे उसी दिन से प्रवर्तनीय हो जाती हैं। ऐसी विधि को फिर से बनाने की आवश्यकता नहीं होती। समझ गए आप? भीका जी के केस में ये बात कही थी और भीका जी से ही डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स निकला है कि भाई कोई अगर कोई लॉ अगर वायलेट कर रहा है किसी तरह से और ये लग रहा है कि नहीं इसको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ हम कुछ टाइम के लिए छुपा देते हैं, तो वो उतने टाइम के लिए फंडामेंटल राइट्स के अपने फंडामेंटल राइट से उसको वो डोरमेंट कर देगी, उसको बेहोश टाइप में कर देगी और उसके बाद जैसे ही उसका प्रभाव खत्म होगा, फंडामेंटल राइट उससे हटेंगे, वो वापस से एनफोर्स्ड हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर। डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर यानी कि अधित्याग का सिद्धांत क्या कहता है? किसी व्यक्ति द्वारा संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को त्यागना। अब समझिए इसको, ये क्या कहना चाह रहा है। हमारे यहाँ कोई ऐसा लॉ नहीं है, ना ही हमारा कोई ऐसा फंडामेंटल राइट है जिसको हम त्याग सकते हैं। कोई ऐसा लॉ नहीं बना है जिसमें ये दिया हो कि आप अपने मौलिक अधिकारों का त्याग कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका में ये डॉक्ट्राइन लागू होता है। डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर अमेरिका में लागू होता है, वहाँ लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को छोड़ सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं होता, क्योंकि ये हमारे लिए खुद भी, चाहे वो हमारी खुद के प्रोटेक्शन के लिए है, स्टेट से प्रोटेक्ट करने के लिए भी है हमें। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास इसका कोई ऐसा राइट नहीं है कि हम अपना फंडामेंटल राइट किसी भी तरह से उसको हम वेवर कर सकते हैं उसका। इसमें केस आता है बसवेश्वर नाथ वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1959 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहा है एन इंडिविजुअल कैन नॉट वेव एनी ऑफ हिज FR। क्लियर? बसवेश्वर नाथ में कहा गया था कि कोई भी इंसान अपने मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। अब आता है केशवानंद भारती केरल राज्य। इसमें क्या है? 24वें संविधान संशोधन 1971 वैध है, परंतु संसद संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। ठीक है, अब ज़रा सा हम इसमें एक बात कर लेते हैं। जब हमने डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स पढ़ा था तो यहाँ पर एक चीज़ आती है कि डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स क्या सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल पर ही लागू होता है, ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पे लागू नहीं होता। तो इसी के लिए यहाँ पर जब आपने ये देखा था कि दीपचंद का केस था, ये रहा, सॉरी, यहाँ पर आपने ये देखा ना, एप्लीकेबल प्री एग्जिटिंग लॉ ओनली दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो ये क्या था? इसमें ये कहा गया था कि इससे पहले केस आया था सगीर अहमद का। अब मैं आपको सीक्वल में बताती हूँ कि जो वो बात कर रहे हैं कि वेवर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पे लागू होता है या नहीं। तो इसमें सबसे पहला केस आया था सगीर अहमद वर्सेस यूपी स्टेट का 1954 का। उसमें कहा था कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर है वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर लागू नहीं होता। इसके तुरंत बाद आया दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये केस था 1959 का। इसमें क्या था? इसमें भी बात सगीर अहमद की ही मान ली थी और उन्होंने कहा कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक मृत विधि, स्टिल बॉर्न होती हैं और प्रारंभ से ही शून्य होती हैं, अतः डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर इस पर लागू नहीं होता। इसमें ये बात कही थी। इसके बाद केस आया था श्री अंबिका मिल्स का। इसमें क्या करा? दीपचंद के केस को उन्होंने बदल दिया और ये कहा गया कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो फंडामेंटल राइट से वॉयलेट करते हैं वो सभी प्रयोजनों के लिए प्रारंभ से ही वॉइड और नल होंगे, नल नहीं होते। पूर्णतः अकृतता का नियम एक सर्वव्यापी नियम नहीं है और इनके अनेक अपवाद हैं। मतलब कहने का ये है कि जो एक पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जो आर्टिकल 19 द्वारा
नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को छीनती या न्यून करती है, वह अनागरिकों के प्रति प्रवर्तनीय रहती है, क्योंकि विधि केवल नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन की मात्रा तक शून्य है। सिंपल सी बात है, इसमें जो था उसे थोड़ा सा पलट दिया। लेकिन इसके बाद केस आता है दुलारे लोध वर्सेस थर्ड एडिशनल जज कानपुर का 1985 का। इसमें ये कहा गया कि डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर विधि पर लागू होता है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पर लागू होता है, भले ही वो नागरिकों से संबंधित क्यों ना हो। क्योंकि यहाँ पर क्या था कि जब हमने बात करी थी इसमें श्री अंबिका मिल्स में, तो 19 को लेकर उन्होंने सिटीज़न और नॉन सिटीजन्स को लेकर उन्होंने बात उठाई थी। तो वो बात यहाँ दुलारे लोध में उन्होंने क्लियर कर दी कि भले ही चाहे यहाँ सिटीज़न ही क्यों ना उससे कनेक्ट हो, वेवर जो है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर लागू होगा। क्लियर। अब चलते हैं आगे। अब इसमें केस आता है शंकरी प्रसाद वगैरह का। इसका क्या मैटर है ये भी मैं आपको बताती हूँ। इसमें एक बात उठती है कि संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड आर्टिकल 13 में जो लॉ वर्ड दिया गया है उसमें शामिल है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहला केस आया था शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ का। इसमें कहा गया था इस मामले में संविधान के फर्स्ट अमेंड एक्ट 1951 जिसके द्वारा 31 में दो आर्टिकल 31A और 31B जोड़े गए थे, इनकी विधि मान्यता को चुनौती दी थी। ठीक। तो इसमें जब सुप्रीम कोर्ट ये मैटर पहुंचा तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 368 के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती। यही तो बात उठी थी ऊपर कि भाई जो संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द में सम्मिलित है या नहीं है, उसमें शामिल है या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो 13(2) में विधि शब्द की परिभाषा है उसके अंतर्गत ये नहीं आता। इसके बाद केस आता है सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान स्टेट का 1965 का। इसमें क्या करा, शंकरी प्रसाद के मामले को दिए विनिश्चय को अनुसरण किया। इस पे भी यही बात बोली कि विधि शब्द इसके अंतर्गत नहीं आता 13(2) में जो दिया हुआ है। लेकिन गोलकनाथ पंजाब राज्य का केस आया जब 1968 का, तो उसमें क्या करा, इन दोनों मामलों को उन्होंने पलट दिया। शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के जो वर्डिक्ट थे उन दोनों वर्डिक्ट को उन्होंने पलट दिया और क्या कहा कि इस मामले में संविधान के 17th अमेंड एक्ट 1964 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई। न्यायालय ने मेजॉरिटी से वर्डिक्ट दिया था जिसमें CJI थे श्री सुब्बा राव, और उन्होंने कहा था कि 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत सभी प्रकार की विधियां सम्मिलित हैं, चाहे वो विधानमंडल की साधारण विधायिनी शक्ति के प्रयोग द्वारा निर्मित की गई हो या आर्टिकल 368 में संवैधानिक संशोधन के प्रयोग में निर्मित की गई हो। क्लियर। इन दोनों को उन्होंने पलटकर गोलकनाथ में कह दिया कि नहीं, ये शामिल है। 13 में जो विधि शब्द दिया हुआ है, जो आर्टिकल 13 है, उसमें प्रयुक्त विधि शब्द में शामिल है संविधान संशोधन के अंदर। ठीक है। तो इन सब में इतनी बात आई थी। अब इसमें जब गोलकनाथ का केस आया था तो इसमें कुछ इसके इफेक्ट थे, उनको दूर करने के लिए 24th अमेंड एक्ट पास किया गया था। और 24th अमेंड एक्ट पास करने के तुरंत बाद ही केशवानंद भारती केरल राज्य का केस आया था 1973 में। उसमें इस एक्ट को उन्होंने वैलिड बताया था और गोलकनाथ के निर्णय को उन्होंने इसमें लाके पलट दिया। मतलब बात वहीं आ गई, उन्होंने कहा कि इसमें शामिल नहीं है। जैसा आप इसमें देख रहे हैं, शंकरी प्रसाद का केस आया था, अनुच्छेद 368 के अधीन विधि 13(2) के तहत विधि नहीं है। गोलकनाथ पंजाब राज्य में अनुच्छेद 368 के पारित विधि 13(2) के तहत विधि का रूप है, इसलिए यह भी पुनर्विलोकन के अधीन है। ठीक है। लेकिन केशवानंद भारती में इसे
पलट दिया था, 24th अमेंड एक्ट को इसके वैलिड बताया था। तो आज हम वीडियो को यही रोकेंगे। आर्टिकल 13 में जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको सब समझा दिया। आपको जैसा भी लगा हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। अब हम इसके अलावा अगली वीडियो आर्टिकल 14 पर लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।